आप मल्टी मिलियनियर हैं माशाल्लाह से, ये सियासत में क्यों आए? खान साहब से दोस्ती लेकर आई? अगर हम ना आए तो फिर कैसे आगे सियासत चलेगी? नेक्स्ट इलेक्शंस में टिकट मिल रहा है फिर आपको यकीनी तौर पे? जी इंशाल्लाह जी। वो तो चेयरमैन की एक प्रोगेटिव होती है, लेकिन ऑब्वियसली हमें तो पूरी उम्मीद है। खान साहब की सियासत या पीटीआई की सियासत में जो एक जिद्दत सी आई है, उनके जलसे हम देखते हैं, मोबिलाइजेशन देखते हैं, सर इसके पीछे आपका माइंड तो नहीं है कहीं? इसके पीछे खान साहब का ही है जी। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड इमरान खान है, लेकिन ब्रांडिंग का एक्सपर्ट भी इमरान खान है। पाकिस्तान की सियासत से इस गन से निकालने के लिए किसी ने तो अपने हाथ गंदे करने होंगे। खान साहब ट्रस्ट किस पे करते हैं सबसे ज्यादा? मैंने सुना है बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बड़े ट्रस्टिंग इंसान हैं, बल्कि कम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, ईद का दिन है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन है तो जनाब जाहिर सी बात है आज हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी लाइट चिट चैट होगी, चटपटी और तीखी बातें भी होंगी और मौजूद होंगे हमारे साथ एक उभरते हुए सियासतदान जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। जब लोग मुल्क छोड़कर बाहर जाने को तरजीह दे रहे हों, ऐसे में अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुल्क वापस आना छोटी बात नहीं होती। आज इस नौजवान से सियासी बातें भी होंगी और साथ ही उनकी पर्सनैलिटी, उनके लाइफस्टाइल और कैरियर के बारे में भी सवाल करेंगे और पूछेंगे कि जनाब अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन से सियासत तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या मुश्किलात आई और आने वाले दिनों में उनके क्या प्लान्स हैं और बहुत सी बातें इस हवाले से मजीद भी होंगी। तो जनाब जुल्फी बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको जी और सारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। सर थैंक यू सो मच, ईद के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर ये बताइएगा किस तरह से मनाते हैं ईद आप? पहला दिन तो घर पे होता है कुर्बानी, और गांव में कुर्बानी होती है, और फिर बाकी दिन घर पे, और फिर अगले 2-3 दिन हल्के में, इलाके में, अटक में गुजार रहा हूँ। तो घर वाले नाराज़ नहीं होते? ईद के दिन भी आप जो है वो सियासत या फिर लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सियासतदान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों से जब बात करते हैं सियासत की बात होती है और आजकल तो सियासत ही चल रही है सर, आपको पता है। हाँ बिल्कुल जी, सियासत अरूज पे है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टीवी सीरीज़ इस वक्त सियासत ही है, तो सब उस वही डिस्कस करते रहते हैं। जहाँ तक घर वालों के नाराज़ होने की जी, अगर नाराज़गी पे आप ज़्यादा फोकस करें तो फिर सियासत नहीं कर सकेंगे। अच्छा बुखारी साहब ये बताइएगा, अभी जो सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त, सियासत पाकिस्तान में जो समझी जाती है ना, कही जाती है या मानी जाती है, वो इस तरह के कहते हैं कि जनाब क्यों सियासत में आ गए, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं या अच्छे खासा आपका काम चल रहा है, हर शरीफ इंसान सियासत में जाना नहीं चाहता, हमारी सियासत इतनी आलूदा सी हो गई है। तो सर अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप मल्टी मिलियनियर हैं माशाल्लाह से, तो ये सियासत में क्यों आए? खान साहब से दोस्ती लेकर आई? देखें ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब कई लोगों से मैं बात करता था और वो उनका यही जवाब होता था कि जी सियासत में क्यों आए, शरीफ इंसान हैं, सियासत में ये हो जाता है, वो इल्ज़ाम लगते हैं, ये होता है वो होता है, और हर बंदे की इज़्ज़त अपने हाथ में, बार बार यही लोग कहते थे। लेकिन देखें अगर हम ना आए तो फिर कैसे आगे सियासत चलेगी, इन द सेंस के बेहतर कैसे होगी क्वालिटी लोगों की। जहाँ तक मेरी जो बात है कि मतलब आप या तो आप ड्राइंग रूम में पूरी ज़िंदगी बात करते रहें कि यार हुकूमत को ये करना चाहिए था, या इमरान खान को ये करना चाहिए था, या फ़लाने को ये करना चाहिए था, या आप उसमें बातों से आगे आके कुछ करें। तो मैं समझता हूँ मैं उन खुश नसीब इंसानों में से हूँ। एक मेरी फैमिली, जो मेरे ताया, मेरे कज़न सब सियासत में थे, मेरे वालिद भी इंटरिम मिनिस्टर रह चुके हैं, और एक तरफ मैं 12 साल पहले इमरान खान साहब से मिला था, तो उनकी जो मोटिवेशन थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो उसी कदमों पे चलते चलते पहले तो मैं अगेंस्ट था सियासत के। मैं कहता था कि जी मैं बिज़नेस में ही ठीक हूँ, जहाँ मदद ज़रूरत हो पाकिस्तान की मैं हाज़िर हूँ, जैसे कि कई बिजनेसमैन करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है, और मेरी मोटिवेशन इमरान खान साहब थे।
तो खान साहब से दोस्ती कैसे हो गई सर? मेरी फैमिली, पूरी फैमिली ने एक ग्रुप के साथ 12 साल पहले या 10 साल पहले खान साहब को ज्वाइन किया था। उस वक्त काफ़ी कोई इतने तगड़े ग्रुप्स नहीं आए हुए थे, तो हम उनमें से पहले में से थे। तो मैं लंदन में होता था, मेरी फैमिली ने ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ एक म्यूचुअल फ्रेंड था, उन्हें मिलाया था उस वक्त खाने पे। तो फिर दोस्ती हुई और चीज़ों पे, मतलब है कि वो भी फिटनेस के शौकीन थे, मैं भी था क्रिकेट के ये वगैरह। तो फिर उससे बढ़ती गई और फिर थोड़ी सी और होती गई, फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट होता गया, फिर पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा आता रहा, फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर आज मैं यहाँ हूँ। तो कैसा सर आपको सियासत तक का सफ़र रहा, कैसा अभी तक का? 3.5 साल के बाद खान साहब की हुकूमत तो चली गई है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपका, क्योंकि आप इलेक्टेड नहीं है सर, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मुशीर थे खान साहब के, तो अभी तक का सफ़र क्या सर? आपने कहा कि मतलब बहुत मुश्किल है, आसान है, या हमारी सियासत को जानबूझ के आलूदा कर दिया गया है लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है, या इंसान कहता ना नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, इतने इल्ज़ामात लगते हैं, झूठ इतना बोला जाता है? ये सही है, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है जी। बड़ी मुश्किल है यहाँ सियासत, क्योंकि आपकी इज़्ज़त मतलब टीवी पे भी आप कर लें तो आप कितना डेफेमेशन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। पहले आप गिल्टी होते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉन गिल्टी करार कोशिश करते हैं आपको अपने आप को बनाने की। तो वो एक मुश्किल माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यही आ जाती है कि बेहतर कैसे होगा? बेहतर तभी होगा कि हर बंदा पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हो, पॉलिटिकली एक्टिव हो, उसमें सियासत में अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हिस्सा लें। मैं समझता हूँ मेरा सफ़र अब तक मुश्किल रहा है, लेकिन मेरे लिए एक किस्म का क्रैश कोर्स है। आई थिंक 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। तो ये क्रैश कोर्स है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और इसके लिए मैं मतलब जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। इसमें मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी है। और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, आप कह रहे थे कि आप नॉन इलेक्टेड थे, तो उसका मुझे बहुत जल्द उस अल्लाह ने उस पोजीशन में डाल दिया है कि मैं अपने आप को फिर इलेक्शंस की तरफ लेके जाऊँ और इलेक्ट होके आऊँ। नेक्स्ट इलेक्शंस में टिकट मिल रहा है फिर आपको यकीनी तौर पर? जी इंशाल्लाह जी। आई मीन वो तो चेयरमैन की एक प्रोगेटिव होती है, लेकिन ऑब्वियसली हमें तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह मेरी दुआ है सर। मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मतलब मैं सिर्फ किसी सियासी जमात के वाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी सियासत में आए जिसको देख के हम ऑब्वियसली उनसे मुतासिर हो सके। हमने जितने भी सियासतदान देखे हैं वो उस उम्र में पहुँच चुके होते हैं, वो दादा या जो ना वाले साहब से भी ऊपर आपकी जनाब एज हो चुकी होती है। नौजवान अब आप तो बाहर सारी ज़िंदगी गुजार कर आए, वहाँ पर जब मैं सियासत देखता हूँ उसकी क्लास अलग है, उसकी एक बात करने का तरीका अलग है। शशि थरूर आपने भारत के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनको आपने देखा होगा, उनकी इंग्लिश, उनका स्टाइल बड़ा आउटस्टैंडिंग होता है, लोग उससे मुतासिर होते हैं। हमारे यहाँ क्या है सर, आपके सामने सारी चीज़ें। देखें वो जो क्लास, देखें लैंग्वेज की बात नहीं है, ज़बान की बात नहीं है, इखलाक की बात है, मॉरलिटी की बात है। जब आप इंग्लैंड में देखते हैं तो आप मोरालिटी देखते हैं। आपने अभी बोरिस जॉनसन को देखा रिज़ाइन करते हुए, क्योंकि उसकी पार्टी को उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन वो चेयरमैन या वो पार्टी उस तरीके से नहीं है जहाँ यहाँ है। यहाँ जो होती है वो फिर भी नीड्स टाइम टू ग्रो, क्योंकि जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो आइडल वर्शिप उनको लोग करते हैं, एक लिहाज से उनको एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, या जैसे इमरान खान साहब की है, या वो इनहेरिटेड बादशाहत होती है, जैसे कि एक बेटे से बेटी, बेटी से बेटा, आगे 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 चलता गया। तो यहाँ उस चीज़ की ग्रोथ की अभी तक ज़्यादातर वैसे ही होती है मेरे ख्याल से। जी मैंने कहा सर यहाँ पर ज़्यादातर वैसे ही हो रहा है, बाप फिर उसके बाद बेटी या बेटा, ख़ानदान में ही चल रही होती है सियासत। जी लेकिन खान साहब की ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, आप बार वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बार वेस्ट में भी, चाहे अमेरिका हो और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हों, चाहे इंग्लैंड हो और कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी हो, कभी कोई तीसरी पार्टी इन 2 पार्टी सिस्टम्स को ब्रेक नहीं कर सकी। ऐसा लीडर वहाँ भी नहीं कभी आ सका। मैं वाज़ेह तौर पे आपको कह रहा हूँ कि पिछले आई थिंक 50 सालों में एटलीस्ट, या 40 सालों में एटलीस्ट मेरी उम्र में,
मैंने नहीं देखा कि एक तीसरी पार्टी ने आके इस तरीके से दोनों पार्टीज़ को आइसोलेट करके तकरीबन वाइप आउट किया हो। मतलब इंग्लैंड में कभी नहीं हो सका कि एक तीसरी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीते या जीते भी कभी ना, कभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में अमेरिका में हुआ है। तो इसके लिए एक बहुत स्पेशल लीडर की ज़रूरत होती है, इसलिए खान साहब की ये सपोर्ट है, इसलिए लोग कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पीछे आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल लीडर। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा पीटीआई है या किसी पार्टी के साथ लिंक्ड है, लेकिन चाहे आप लिंक्ड हो या पीटीआई के वोटर हो या ना हो, लेकिन खान साहब हर अक्रॉस द बोर्ड सब मानते हैं कि एक बहुत स्पेशल लीडर हैं, बहुत करिश्मा है उनमें। एंड डू यू रियली थिंक कि खान साहब वाकई में इज वन ऑफ देम जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं और वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं? आई थिंक प्रोवाइडेड उनको, आई थिंक उनके दो चीज़ें हैं उनके पास जो उनके लिए मसले, जो हमारे लिए मसले पैदा कर सकती है। एक, द राइट चॉइस ऑफ पीपल फॉर अ टीम, कि अच्छी टीम रखें, और दूसरा कि उनको पास टाइम हो। 5 साल भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को उस बुलंदी पे नहीं लेके जा सकती जहाँ उसका हक है या जहाँ उसकी पोटेंशियल है। टाइम लगता है किसी मुल्क को भी चेंज करने में, बांग्लादेश को भी टाइम लगा। अभी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, आई थिंक 15 साल होने को आ रहे हैं उनके, जी, और इसलिए बांग्लादेश यहाँ वहाँ तक पहुँचा है। तो खान साहब को भी टाइम की ज़रूरत होगी 100%, लेकिन उन पे जो जिम्मेदारी है कि एक अच्छी काबिल परफॉर्मेंस बेस्ड टीम वो आगे रखें अवाम के। अभी 3.5 साल में आपको क्या लगता है ऐसी टीम थी उनके पास, या उन्होंने कुछ मजबूरियों के तहत कुछ ऐसे फैसले किए जो वो नहीं चाहते थे? आप उनके बहुत करीब हैं, मैं इसलिए सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एक स्लिम मेजॉरिटी थी, तो कई ऐसी मिनिस्ट्रीज़ थी जो हम शायद बेहतर लोग ढूंढ सकते थे, लेकिन क्योंकि एलाइज भी थे, उनको साथ भी लेके चलना था, तो वो चल नहीं, वो हम लेके नहीं आगे ले नहीं जा सके। तो अगर आपके पास एक तगड़ी मेजॉरिटी हो तो फिर आप हैंड पिक कर सकते हैं, आप किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। आप जो बंदा आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। आपके दूसरे एमएनएज भी नाराज़ हों तो आप फिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी, तगड़ी मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी के साथ आप और बोल्ड और बेहतर फैसले कर सकते हैं। हमारी कई जगह टीम बहुत अच्छी थी और कई जगहों पे, कई सेक्टर्स में बहुत वीक थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हर जगह होता है। लेकिन क्योंकि अभी अल्लाह ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, अगेन मैं समझता हूँ बहुत थोड़ा सा दिया है, तो हमें अभी ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन, एजिटेशन, पॉलिटिक्स भी चल रही है। 17 को इलेक्शंस भी है। इंशाल्लाह जब हम वहाँ कामयाब होंगे 17 तारीख को और पंजाब गिर जाएगा और वापस शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ की, शहबाज की हुकूमत गिर जाएगी और वापस पीटीआई के पास इंशाल्लाह जब आएगी, तो उसके बाद फेडरल भी चल नहीं सकती। तो टाइम मैं समझता हूँ कम है, और एज मच एज हमें इलेक्शंस आगे का सोचना है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जब अल्लाह आपको फिर से मौका हमें देगा, तो जो ही हमारी गवर्नमेंट आए, हमें दूसरा या तीसरा दिन नहीं लगाना चाहिए। पहले दिन हमारी टीमें मौजूद होनी चाहिए, बंदों को अभी से ट्रेन करना चाहिए कि ये आपकी चीज़ें आप अभी से प्रेजेंट करते रहें, कि आप जब आएंगे और ये जिम्मेदारी अगर खान साहब आपको सौंपेंगे तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए। अभी से ये आई थिंक ये मीटिंग्स ये 17 तारीख के इलेक्शंस के बाद खान साहब तो पहले भी कह भी चुके हैं कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। लेकिन अगर मैं खान साहब की सियासत का तज्जिया करूं, वैसे मैं इनका करना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तज्जिया मैं करूं तो 2 चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, किसी भी क्रिकेटर की, अगर आप खिलाड़ी की भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स आप देखें, खान साहब 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो यूथ में उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उसमें मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत आप हैं, क्योंकि आप तो उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुशीर हैं। सर ये बताइएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसा सोचते हैं खान साहब की हुकूमत जाने के बाद? नाराज़ हैं? आपकी बातचीत वगैरह होती है? क्योंकि आप तो मुशीर थे, आपने बहुत सारी चीज़ें की उनके लिए। देखिए, मैं इसको आंसर करने से पहले, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको ये भी बता दूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, कि खान साहब जब सियासत में सबसे पहले आए थे तो सबसे पहले लोग इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। जब वो कुछ भी नहीं थे, जब वो एक सीट भी हार जाते थे, फिर भी लोग उनको एक बतौर वज़ीर आज़म देखते थे, उनका नुमाइंदा देखते थे पाकिस्तान को। उनको पता था वो ये पाकिस्तान के फ्यूचर हैं। तो खान साहब को भी पता है, उनसे बेहतर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई भी नहीं जानता।
उनको भी पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पहली बॉल से और आखिरी बॉल तक उनके साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये जब हमें हटाया गया, खान साहब को जब ये साजिश के तौर हटाया गया, जिस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया है, ये आप कहीं नहीं देख सकते पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल किसी लीडर के लिए, ख़ासतौर पाकिस्तानी लीडर के लिए, जिस तरीके से वो इमरान खान की तरह निकले। और आप देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस चला गया है पाकिस्तान से। मैं कईयों को जानता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ लिटरली राब्ता है, वास्ता है। वो सब आधे तो पैकअप करने के लिए जाने के लिए तैयार है। खैर वो तो हर बिजनेसमैन अभी इस वक्त जाने के लिए तैयार है और हर पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार है जो उन्हें हालात किए हुए मुल्क के, लेकिन ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो खान साहब की हुकूमत के पीछे पाकिस्तान आए थे। एक चीज़ और भी है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, खान साहब जब सियासत में नहीं आए थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया और फिर वो कानून का हिस्से बन गया, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। डोंट यू थिंक सो सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हालात का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता जिस तरह से यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को होता है। आप वोट का हक उनको होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्पेशल सीट्स होनी चाहिए उनके लिए, या वो टोटली इलेक्शन में डायरेक्ट उनका हिस्सा होना चाहिए? मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इसमें। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट उनका हिस्सा होना चाहिए। स्पेशल सीट्स पे मैं जनरली बिलीव ही नहीं करता। जो भी आए इलेक्ट हो के आए और उसमें कोई स्पेशल सीट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जो शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं और जिस हुकूमत ने अभी जो कोशिश की है कि स्पेशल सीट्स वगैरह की तरफ चले जाएं, क्योंकि जब 10 मिलियन आपके पास पाकिस्तानी हों मुल्क के बाहर, तो जब उनका वोट इंशाल्लाह अगर 30 या 40% पे भी आ जाए तो 3-4 मिलियन लोग वोट करें तो वो पूरा इलेक्शन स्विंग होता है। वो स्विंग की फ़िक्र में इस चीज़ को कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला कि बात कि उनको इतना अच्छा पता नहीं होता, देखें सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये एक बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट है और मैं आपको इसकी वजूहत बताता हूँ। ये इसलिए डेंजरस आर्ग्यूमेंट है क्योंकि जब आप ये कंडीशंस डाल देते हैं या वोट डालने की कंडीशनैलिटी डाल देते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुजरावाला से या गुजरात से 1 महीने पहले गया है 30 साल की उम्र में, क्या उसको अपने इलाके का पता है या नहीं? या आप उसको वोट करने का हक देंगे, लेकिन जो 20 साल पहले गया आप उसको नहीं देंगे? तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहता है, जिसको सियासत की कोई परवाह नहीं है, जो अरबपति है, उसको नहीं पता कि उसके हलके में या उसके गांव में क्या हुआ है, वो अपने गांव में कभी गया भी नहीं है, लेकिन उसका वोट रजिस्टर्ड है अपने गांव में, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ नहीं है, क्या फिर उसको वोट करने का हक है? जब आप ये कंडीशनैलिटीज़ डाल देते हैं तो इस पर कोई एंड नहीं है। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी जिसके काले बाल हैं उसको वोट करने का हक नहीं है, क्योंकि जो सफ़ेद बालों वाला है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको वोट करने का हक है। ये ख़त्म नहीं होता कहीं भी, क्योंकि पाकिस्तानी जो बाहर हैं, कई 6 महीने पहले गए हुए हैं, कई 2 महीने पहले गए हुए हैं, कोई 10 साल पहले गए हुए हैं, कोई वापस 6 दफ़ा आते हैं साल में, कोई 1 दफ़ा आता है साल में, लेकिन सब के सब को पता है कि उनके हलके में, उनके इलाकों में क्या हो रहा है। जिनको नहीं भी पता, ये आप कंडीशन नहीं रख सकते कि उनका इल्म नहीं है, तो इसलिए क्योंकि अगर आप इल्म के बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है उसके पास भी वही इल्म है? आपने ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है जो आपको पता नहीं किस तरफ ले जाएगी। फिर आप कहेंगे जिसकी डिग्री ना हो वो वोट ना दे क्योंकि वो अनपढ़ है, जो मैट्रिक पास नहीं है उसकी डिग्री ना हो क्योंकि वो घुटा चाप है। तो कहाँ ख़त्म करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को? यू टेक इट एज अ डिस्क्रिमिनेशन, आप इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे ले रहे हैं कि आप किसी तौर पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है या बैरून मुल्क रह रहा है, उसको वोट का हक हासिल होना चाहिए। ऐसा ही सर? आपने बिल्कुल, बल्कि आपने बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है और इस डिस्क्रिमिनेशन हमें करने का हक नहीं है, क्योंकि फिर मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को वोट डालने का हक नहीं है क्योंकि वो करप्ट है, वो एक मुजरिम है, तो वो क्यों वोट डाले? तो हम चाहते हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो सिर्फ वो वोट डाल सके, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ज़रदारी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हम कहते हैं कि एक क्रिमिनल को वोट डालने का हक ना हो। तो आप कहाँ ख़त्म करेंगे इस डिबेट को?
बिल्कुल दुरुस्त सर। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और बुखारी साहब का ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा कमाल का है। मैं खुद उससे मुतासर होता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ जुल्फी बुखारी। जो ड्रेसिंग वो करते हैं बड़ी शानदार किस्म करते हैं, और ना सिर्फ मैं फ़ैन हूँ बल्कि करोड़ों मद्दा हैं इनकी ड्रेसिंग के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे जनाब क्या राज है, हमें भी बताएं वो राज कि आपकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी कैसे है, या तो टीम है आपके पास या आप खुद डिज़ाइन करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खान साहब की सियासत या पीटीआई की सियासत में जो एक जिद्दत सी आई है, उनके जलसे हम देखते हैं, मोबिलाइजेशन। सर इसके पीछे आपका माइंड तो नहीं है कहीं? इसके पीछे खान साहब का ही है जी। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड इमरान खान है, लेकिन ब्रांडिंग का एक्सपर्ट भी इमरान खान है। जनाब वेलकम बैक। ईद का दिन है और जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उभरते हुए सितारे हैं सियासत में। और मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जनाब सियासत में नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका सोचने का नजरिया अलग होता है। और जो मौरूसी सियासत है, जद्दी पुश्ती सियासत चली आ रही है, उसको खत्म होना चाहिए। आगे लोगों को आना चाहिए और ऐसे लोगों को आना चाहिए जो कि पूरी दुनिया की सियासत को देख कर आए। जुल्फी बुखारी साहब इज वन ऑफ देम, हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है। बुखारी साहब ये बताइएगा, कल मैं खबर पढ़ा था फवाद खान और जुल्फी बुखारी हैव बीन नेम्ड एज एशियन बेस्ट ड्रेस्ड मैन। सर क्या राज है? पता नहीं, कोई एक मैगजीन थी तो उसमें था उसमें कोई बस तुक्का लग गया था। अच्छा नहीं, आपका तुक्का हर दफा तो नहीं लग सकता ना सर। तो सर ये ड्रेसिंग वगैरह खुद करते हैं, कोई टीम रखी हुई है? माशाल्लाह। नहीं, खुद ही करते हैं। जैसे मेरी तो अभी तो बहुत सिंपल हो गई है, शॉर्ट कमीज ही ज्यादातर पहनता रहता हूँ। लेकिन फवाद खान के साथ आपका नाम है तो आप मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार मतलब एक वेल नोन एक्टर हैं, भारत में भी जाके उन्होंने काम किया है और एक्टर्स की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से मैंने बात का आगाज़ किया था कि हमारे सियासतदान भी वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो आगे आ रहा है ना फिर आप इलेक्टेड होके? जी इंशाल्लाह मैं तो आ रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो हमारी टीम थी पीटीआई की, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जी इस टीम में। तो जितने मैं समझता हूँ यंगस्टर्स आते जाएंगे, सियासत उतनी खुलती जाएगी। एक कल बल्कि मैं और फवाद चौधरी साहब फैसलाबाद गए हुए थे कैंपेनिंग के लिए, अली साई के इलेक्शंस के लिए। तो वो वहाँ भी हमें लोग और बता रहे थे कि देखें, एक है कि ये तगड़ा ग्रुप है, जीतेगा इंशाल्लाह, पुराने सियासतदान है, वालिद 5, 6, 7 दफ़ा जीत चुके हैं। लेकिन एक है ट्रेडिशनल कैंपेनिंग, वो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं ना वहाँ पे उनके इलाके में। जी इलेक्टेबल्स कहलाते हैं ना वो लोग उनके इलाके में, भाई इन्हीं को जीतना है। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग ही कह रहे थे, जो यंगस्टर्स थे ख़ास तौर पे, वो कह रहे थे कि सर एक है टिपिकल पुरानी सियासतदान वाली कैंपेनिंग और एक है पीटीआई की कैंपेनिंग। दोनों अलग अलग हैं। पीटीआई कैंपेनिंग खुल के है, उसमें नए आइडियाज़ हैं, जज्बाती हैं, जुनून है। और जो आपकी जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग है वो आप बड़े के घर जाते हैं, बड़े को कायल करते हैं, फिर उनके गांव होते हैं, वो अपने लोग होते हैं, यूसी होती है, उनको आप कायल करके उनको करते हैं। लेकिन जो पीटीआई की है वो एक अलग सियासत है, एक अलग किस्म की कैंपेनिंग है। वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएगी। जब सियासत वैसे चेंज होगी तो तब बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि फिर लोग बड़े अलर्ट डिसीजंस लेंगे। इस वक्त तो बड़े कुछ कह देता है तो नीचे फॉलो कर देते हैं। वो चेंज आपने देखा था 2018 इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में, कि कभी कभी बुजुर्ग बड़े ज़बान दे देते थे, लेकिन नीचे जो बच्चे थे वो पीटीआई को वोट दे देते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। और जितना ये चेंज होगा और परफॉर्मेंस बेस पे होगा, अलर्टनेस पे, अवेयरनेस पे वोट होगा, उतना आप देखेंगे कि हम सियासतदानों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमें परफॉर्म करना होगा। और मेन चीज़ ये है कि अवाम हमसे कितना एक्सट्रैक्ट, कितना निकाल सकती है परफॉर्मेंस। जब जितना वो प्रेशर डालेगी उतना सियासतदान मजबूर होगा परफॉर्म करने में। दुरुस्त बात है सर। जुल्फी बुखारी साहब एक शानदार किस्म के बिजनेसमैन हैं, बल्कि मैं कहूँगा कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, और एक अच्छे ज़बरदस्त किस्म के अपकमिंग सियासतदान भी हैं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होते जुल्फी बुखारी साहब, फिर क्या होते? क्रिकेटर होते, एक्टर होते? एक्टर वाली पर्सनालिटी तो है आपकी। आई डोंट नो, मैंने
कभी सोचा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, ख़ास तौर पे जब आई वाज यंगर। तो पूरी कोशिश थी क्रिकेट में, लेकिन आई गेस इतना अच्छा था नहीं। तो लेकिन शायद उसमें ये था कि ज़्यादा फोकस करता जब सिर्फ एक ही रास्ता होता था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने और चीज़ें नवाजी भी थी और बिज़नेस में मैं चला गया, तो मेरी वो ड्राइव और कंसंट्रेशन नहीं रही। तो सर शौक क्या है वैसे ज़िंदगी के? किताबें पढ़ना वगैरह शौक है? मतलब नौजवानों में उमूमी तौर पर कम होता है वैसे ये। नहीं, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, ख़ास तौर पे हिस्ट्रीज़ और बायोग्राफीज़ मैं बहुत पढ़ता हूँ। मुझे इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत शौक़ है पढ़ना, कोई भी, बल्कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री। लेकिन उसके अलावा अगेन स्पोर्ट्स, फिटनेस का मुझे बड़ा शौक़ है। जिमिंग रेगुलर करते हैं? टाइम मिल जाता है इतना वैसे बिजी लाइफ में? मैं अपना वर्कआउट सुबह करता हूँ तो टाइम मिल जाता है, फिर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बेस्ट टाइम नहीं करता तो फिर बहुत बुरे मूड में होता हूँ। बेस्ट वैसे वर्कआउट का टाइम सुबह ही होता है। खान साहब भी वर्कआउट के बड़े शौकीन हैं जी। और खैर उनकी फिटनेस इस उम्र में भी एक और लेवल पे है। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपने आप को बड़ा उन्हें मेंटेन रखा है और फिट रखा है कि नौजवान भी उनके सामने बड़ा मुश्किल होता है उनको कम्पीट करना। तो सर सियासत और बिजनेस दोनों को आप साइमल्टेनियसली साथ लेके चल रहे हैं, बट इसके अलावा टाइम निकल आता है रोज़ाना की बुनियाद पर, ये वीकेंड पे खुद के लिए मी टाइम में जुल्फी बुखारी साहब क्या करते हैं? सर मेरा सारा बिजनेस इंग्लैंड में है। अब मैं फोकस करूंगा पाकिस्तान में बिजनेस करना और पूरे सही तरीके से सेटअप करना, खुल के ओन करना। तो क्योंकि अब मैंने देख लिया कि मैं सियासत में ही रहना चाहता हूँ, सियासत करना चाहता हूँ यहाँ, तो इंग्लैंड सिर्फ सारी कंपनी वहाँ चलाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि टाइम नहीं दे सकता। तो अभी मैं बिज़नेस भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। मी टाइम में मैंने आपको बताया है कि कई दोस्तों से मिल लिया, टीवी देख लिया, कुछ किताब पढ़ ली या क्रिकेट खेल लिया, या ऐसे कुछ टाइम में यही मिलता है मुझे। मूवीज देखने का शौक, गाने सुनने का शौक है कि मी टाइम बड़ा ज़रूरी है। हाँ डेफिनेटली सर, बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान अगर मी टाइम नहीं मिलता है, ऑल्दो यू हैव अ फैमिली और नॉट, लेकिन आपका मी टाइम, आपका जो मी टाइम होता है वो लाजमी होना चाहिए। लेकिन सर मतलब गाने सुनने का शौक, फिल्में देखने का शौक, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं? मैं आजकल नेटफ्लिक्स और ये एप्पल टीवी पे जो भी अच्छा सीरीज़ लगा हो तो वो देख लेता हूँ। गाना का मुझे शौक़ है, म्यूज़िक का, कव्वालियों का। लेकिन आजकल नेटफ्लिक्स पे और बेसिकली एप्पल टीवी, आई थिंक मूवीज़ लोग बहुत कम ही देखते हैं आजकल। सीरीज़ ज़्यादा हिट हुए हैं। पोर्टेबल भी है ना, वो इजी होता है कि आपने जितना देखा देख लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जी आधा घंटा देख लिया और निकल गया। खान साहब की सियासत या पीटीआई की सियासत में जो एक जिद्दत सी आई है, उनके जलसे हम देखते हैं, मोबिलाइजेशन देखते हैं, सर इसके पीछे आपका माइंड तो नहीं है कहीं? क्योंकि ऑब्वियसली नौजवान नस्ल के जलसे हमने पहले भी देखे हैं जिस तरह के, लेकिन खान साहब का जो जलसा होता है उसमें एक म्यूज़िक का तड़का भी होता है, और फिर वो जो उन्होंने मफलर डाले होते हैं गले में, बड़े ज़बरदस्त शानदार। ये जो जिद्दत आई है, इसके पीछे दिमाग किसका है? इसके पीछे खान साहब का ही है जी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांडिंग एक्सपर्ट इमरान खान है। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड इमरान खान है, लेकिन ब्रांडिंग का एक्सपर्ट भी इमरान खान है। मैंने उनको कई मीटिंग्स में बड़ी डिटेल में देखा हुआ है कि क्या चीज़ अच्छी चलेगी, क्या नहीं चलेगी, उनको पता होता है। एक्चुअली सच पूछें, एक वाहिद लीडर है जो इन टच है अपनी पॉल्स, अवाम की पॉल्स के साथ। तो उनको पता चलता है कि ये चीज़ हिट हो जाएगी, ये नहीं होगी। कभी कभी जब हम हुकूमत में थे तो बैंक्स भी मॉर्गेजेस के या लोन्स के एड्स बनाते थे, तो जब निकालने से पहले एनसीसी होती थी कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें वो अपने एड्स दिखाते थे, अल-फलाह या हबीब बैंक, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो वो भी खान साहब देख के कहते नहीं ये कैरेक्टर सही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ का लगता है, इसको ज़रा यहाँ ठीक करो और ये ठीक करो। तो वो खुद ही इतने इन टच है अपने लोगों की पॉल्स के साथ कि जो चीज़ वो करते हैं वो एक हिट हो जाती है अल्लाह के फजल से। सर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सर थोड़ी सी इन चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था कि सियासत में फिर जब इंसान आता है
तो वो फिर अपने हाथ गंदे किसी ना इस तरह कर लेता है, खुद करता है या दूसरे उसके हाथ गंदे कर देते हैं, क्योंकि हमारी सियासत बहुत आलूदा हो गई है। आप पर भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें निकलकर सामने आई थी, इस पर बात करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान की सियासत से इस गन से निकालने के लिए किसी ने तो अपने हाथ गंदे करने होंगे। खान साहब ट्रस्ट किस पे करते हैं सबसे ज़्यादा? मैंने सुना है बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बड़े ट्रस्टिंग इंसान हैं, बल्कि कम होना चाहिए। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये बताइएगा, खान साहब की हुकूमत के दौरान ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम भी फंसना, फिर कहना कि भाई एकदम से आप निकल भी गए, तमाम चीज़ें भी होती हैं। अब या तो आप, जैसे मैंने आप कहा कि या तो आप बिल्कुल वाइट कॉलर किस्म का आप सियासतदान बन नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जब आपने हाथ में कीचड़ लेके घूम रहा है तो आपके कपड़े तो उसने गंदे करने ही है। ये सब चीज़ें आपने इलेक्टेड होने से पहले सोच ली हैं कि आइंदा भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की सियासत से इस गन से निकालने के लिए किसी ने तो अपने हाथ गंदे करने होंगे। अब मैं, जैसे कि मैंने आपके प्रोग्राम के शुरुआत में बताया कि अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठ के अपने लाउंज में बैठ के खाली बोलूं कि जी पाकिस्तानी सियासत वेरी बैड और ये हो जाता है, अपनी इज़्ज़त बचानी है तो घर बैठ के खुद ही तबसरा दोस्तों के बीच में करो, तो फिर कोई भी नहीं आई थिंक आगे आता। अल्लाह का शुक्र है, अब जब भी मैं बाहर भी जाता हूँ या कुछ, तो एटलीस्ट अगर एक नहीं तो 2 या 3 लोग तो मुड़ के कह देते हैं कि जी आप गए हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये वो। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि उसको निकालने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे, ये जनरेशन नहीं करेगी, हमसे नीचे हमसे आगे जो जनरेशन है वो नहीं करेगी, तो कैसे निकलेगी ये इस सियासत से, इस गन से हम कैसे निकलेंगे? तो खान साहब ने अपनी 3.5 साल दौरे वज़ीर आज़म रहे हैं वो, तो उन्होंने, आपको लगता है कि कोई गलतियां ऐसी की हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी की हैं जिससे जुल्फी बुखारी का अपने करीबी और बेहतरीन दोस्त इमरान खान साहब से, जो कि वज़ीर आज़म रहे, उनसे इख्तलाफ हुआ हो? नहीं, इख्तलाफ तो ऐसा सच नहीं है। देखिए, गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, उनसे भी, मुझसे भी, हर इंसान से होती हैं, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं है। खान साहब ट्रस्ट किस पे करते हैं सबसे ज़्यादा? मैंने सुना है बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली खान साहब बड़े ट्रस्टिंग हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ हर इंसान पे, जब वो कोई चीज़ देखते हैं जिसमें लॉजिक हो तो वो उस लॉजिक पे ट्रस्ट कर जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़े ट्रस्टिंग इंसान हैं, बल्कि कम होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट इतना, जो उनका ट्रस्ट लेवल है उतना नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, इंसान को धोखे कम मिलते हैं, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। ठीक है। जुल्फी बुखारी, स्पेशली जो उनका स्टैचर है। ओके सर, ये टूरिज्म के मामले को भी आपने काफ़ी देखा है। खान साहब भी टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, और कहते हैं पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है पूरे यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। उस बात को कई बार मेंशन करते थे और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की। सर, आपने तो दुनिया घूमी हुई है, पाकिस्तान के भी मामला आपने देखे हुए हैं। सर, टूरिज्म के लिए हम किस लेवल पर जाके कब पहुँचेंगे ऐसे लेवल पर जब हम कहेंगे हम घूमने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अपने ऐसे इलाकों पे जा रहे हैं जहाँ पर कुदरती हुस्न है? देखिए, आई थिंक अगर आप देखें इस दफ़ा पिछले हमारी हुकूमत में और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि जो टूरिज़म का जो ट्रैफिक फ़्लो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें ऑब्वियसली कोविड का भी बहुत बड़ा हैंड था, क्योंकि कोविड आया हुआ था बाकी दुनिया में, तो लोग एक लिहाज से मजबूर भी हो गए थे अपना मुल्क देखने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी थी, क्योंकि कई पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि उनका मुल्क कितना खूबसूरत है। ऊपर से डॉलर भी बहुत महंगा हो गया था, तो ये वजूहत तो हैं, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। आसानियाँ पैदा की गई थी होटल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स की आसानियाँ पैदा की गई थी, टूरिज़म को सीरियसली लिया गया था, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया गया था। अभी भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस पे कभी कभी तनकीद लगती है, कभी कभी करप्शन के चार्जेस लगते हैं, कभी फलाना टमकाना लगता है, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं खेलने देंगे खुल के, कोई टूरिज़म और गवर्नमेंट का बहुत कम फुटप्रिंट हो,
तो कोई टूरिज्म आपकी पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं खुलेगी जैसे बाकी मुल्कों में। और सर आपका रेवेन्यू बहुत से जनरेट हो सकता है, आपकी मईशत बहुत बेहतर हो सकती है, बैरून मुल्क से लोग आएंगे, ऑब्वियसली डॉलर्स में सारा काम होगा, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर होगी और इससे हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें डॉलर्स में तो होगा, लेकिन वो भी मैं कहता हूँ स्टेज 2 की बात है, लेकिन जो स्टेज 1 है जी, आपकी 220 मिलियन पॉपुलेशन है आपकी पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान के अंदर हैं, कईयों के पास डिस्पोजेबल इनकम है जो पूरा पाकिस्तान फिर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। 10 मिलियन का डायस्पोरा आपका पाकिस्तान का, लोग तंग आ जाते हैं दुबई जाते हुए, टर्की जाते हुए, वो अपने मुल्क भी वापस आना चाहते हैं, चाचे मामी की शादी भी अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर भी आना चाहते हैं। तो उनको भी मतलब जब आप के पास इतना बड़ा डायस्पोरा हो, उस 10 मिलियन से आप 4 मिलियन ले लें जो जिसके पास स्पेंडिंग पावर है, वो अगर पाकिस्तान आ रहा हो और यहाँ डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर जो बाहर जो फॉरेनर्स है वो तो सेकंड स्टेज पे आ जाता है। डेफिनेटली जो तो थाईलैंड जो था उसको 20 साल लगे हैं एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनने में। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, और हमें जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे खुद पाकिस्तानी ओवरसीज और पाकिस्तान के अंदर उनके पास बेहतरीन स्पेंडिंग पावर है टूरिज्म सेक्टर के लिए। सर मुझे क्योंकि अख्ताम की तरफ जाना है, मैं ये पूछना चाहूँगा और मेरी दुआ भी है सर आप इलेक्शन में जाएं तो कामयाब भी ज़रूर हों, लेकिन सर कौन सी वजारत आपको मुश्किल लगती है और कौन सी वजारत आप चाहेंगे कि मैं लूँ उसको और इसको बेहतर करके दिखाऊँ? जो मैं समझता हूँ मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत मुश्किल है, और एनर्जी मिनिस्ट्री मैं समझता हूँ इंतहाई टेक्निकल और मुश्किल है, और ये दोनों बहुत अहम है। और एनर्जी सेक्टर जो भी उसमें होता है, अगर उनको सही तरीके से वो नई एक्सपर्ट उसमें, तो बड़ी एक स्ट्रेसफुल और मुश्किल मिनिस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है। और आप समझते हैं दोनों चला लेंगे आप? मेरी बात जी मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं मेरी एक बिजनेसमैन या उसकी सोच है कि मैं मिनिस्ट्रीज़ को बतौर एक लिहाज से एक कंपनी की तरह देखता हूँ। और जब कोई आप मिनिस्ट्री लेते हैं, आप देखते हैं कि ये कंपनी नीचे हुई हुई है, उसको हम कैसे ऊपर लेके आएँ, तो उसको पूरा रिवैम्प करके उसको एक अच्छी कंपनी की तरह चला दें। एक दफ़ा वो चल जाए तो उसको ना जुल्फी बुखारी की ज़रूरत है, ना पीटीआई की या किसी चीज़ की, वो खुद ब खुद चलेगी बतौर एक अच्छी कंपनी या मिनिस्ट्री। लेकिन उसके रूट्स, उसके जो बेसिक्स हैं, उसको ठीक करना। अगर मैं समझता हूँ कि एक मिनिस्ट्री जो हमारे वक्त में बहुत बेहतर हो सकती थी, वो आईटी मिनिस्ट्री है। वो एक बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जो ओवरसीज़ भी थी, मैंने इसलिए चुनी क्योंकि आप सच पूछिए, आप सोचें कि पहले ओवरसीज़ मिनिस्टर्स कौन थे। पहली दफ़ा था कि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री इतनी हाईलाइट हुई हुई थी, मतलब दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के मुकाबले में आई हुई थी कि लोग पता होता था कि क्या है। ये कभी भी नहीं हुआ, अभी भी किसी को भी नहीं पता कि ओवरसीज़ मिनिस्टर्स का क्या नाम है। आपको पता है इस वक्त क्या नाम है? मुझे तो खुद नहीं पता। तो वो आपको नहीं पता होता क्योंकि वो उस तरीके से सीरियसली लेके जा रहे थे। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा था ओवरसीज़ टूरिज्म, रेमिटेंसेस, लोगों को नौकरियाँ देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की हुकूमत ने 3.5 साल में कुछ 14 लाख नौकरियां ओवरसीज़ में दी हैं। ये और वो भी 2 साल कोविड में गुजार के। पहले 18 महीने जब कोविड नहीं था, हमने 10 लाख नौकरियां दी थी, 970,000 टू बी प्रिसाइज। तो अगर कोविड ना आता तो हम तो 3 मिलियन टॉप जाते और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरियां, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी थी अल्लाह के फजल से। चलें सर, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए। जिस तरह से आपका बिजनेस बेहतरीन है, शानदार है, उसी तरह से आपका सियासी करियर भी शानदार हो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड आई होप इनकी जो बातें थी आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।